बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासी गेम काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ हैं, और इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के साथ बगलगीर हुए और हुकूमत को धमकियाँ दे डाली और कहा कि अगर हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो फिर इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम ऐड किया कि हमारे अरकान असम्बली को अगवा किया जा रहा है, अपोजिशन के यानी कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेंटर्स को हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, JUI के अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो किसी सूरत भी आइनी तरामीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मतलब उनकी पोजीशन जो है वाज़ेह नहीं हो रही। वो कभी हुकूमत की तरफ उनका झुकाव नज़र आता है और कभी अपोजिशन के साथ जो है वो बैठते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में हो क्या रहा है? टाइम गेन किया जा रहा है। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी जो तहरीक इंसाफ की है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि किसी भी तरह 25 अक्टूबर का जो दिन है वो गुजर जाए और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों, ताकि फिर इमरान खान का प्लान जो है वो कामयाब हो सके। और वो प्लान जिसके बारे में तहरीक इंसाफ के लोगों ने कई बार इंदिया दिया, इमरान खान ने भी ये बात की और ये कहा गया कि जैसे ही काजी फायज़ ईसा रिटायर्ड होंगे वो घर जाएंगे और आने वाले चीफ जस्टिस हालिया इंतखाबात को कलअदम करार देंगे। फिर उसके बाद ये हुकूमत डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी और बाद अज़ां फिर जुडिशरी में एक बार फिर मोहब्बत और सहूलतकारी जो है वो अरूज पर होगी और इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आएंगे। क्या इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार आने दिया जाएगा? और इस वक्त इमरान खान वर्सेस रियासत जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, इसके बाद क्या इमरान खान इस रियासत के लिए, अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हैं? और सबसे बड़ी बात कि जो मेहनत गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में की गई और उस मेहनत का जो नतीजा आज नज़र आ रहा है, क्या इस सिस्टम को चलाने वाले इस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे और अपनी मेहनत को जो है वो ज़ाया होता हुआ देख सकेंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से आखिरी ऑप्शन भी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि ज़ाहिर है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और अब हुकूमत ने और ताकतवरों ने ये फ़ैसला किया है कि उंगली टेढ़ी की जाएगी और जब उंगली टेढ़ी होगी तो घी तो निकल आएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं फिर उनका क्या बनेगा? क्योंकि मौलाना फजल रहमान को जो इज़्ज़त और जो मकाम दिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से और उन्हें जो रिस्पेक्ट दी जा रही है, फिर उसके बाद इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी और तहरीक इंसाफ के पास अपने लिए इज़्ज़त नहीं है तो वो मौलाना और किसी और को क्या इज़्ज़त देंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर इस वक्त मौलाना फजल रहमान अपनी पोजीशन को कुछ ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए या ये जो अपना बारगेन पोजीशन है इसमें अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुकूमत के सामने जो है वो थोड़ा सा इस तरह का रवैया अपनाएं कि नहीं जी इस तरह नहीं होगा और हुकूमत मजबूर हो के उनके तमाम जो जायज़ नाजायज़ मुतालबात हैं वो माने, तो ये मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान की ये जो सोच है ये तहरीक इंसाफ की कुर्बत की वजह से है, वरना ऐसे होता नहीं है। मौलाना साहब को पता है कि सियासत में लचक भी एक हद तक होती है और अगर आप उस हद को क्रॉस करें तो फिर वो लचक भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अब तहरीक इंसाफ में मेजॉरिटी जो है वो माशाल्लाह पठानों की है और वैसे भी पठानों का बड़ा असर होता है। पठान अगर कहीं पे क्लीन बेचने चले जाएं तो वो क्लीन की कीमत 50,000 रुपया डिमांड करते हैं और जाते हुए वही क्लीन जो है वो 500 रुपये में दे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहीं मौलाना साहब के साथ यही कुछ ना हो जाए। हैं तो वैसे पीछे चंद घंटे, क्योंकि अभी हुकूमत की तरफ से जो स्ट्रेटजी प्लान की गई है उसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान के साथ आखिरी लम्हे तक रब्ता किया जाएगा, उन्हें ऑन बोर्ड दिया जाएगा और हर सूरत उन्हें हुकूमत आइनी तरामीम के इस कौमी काज में अपने साथ शामिल करेगी। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान शामिल ना हुए तो फिर मौलाना फजल रहमान के लिए भी सरप्राइज़ होगा, क्योंकि JUI के कुछ लोग भी मौलाना की इस पॉलिसी से नाला हैं और उनका ये ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के हाथों में खेल रहे हैं और इस वक्त मुल्क में आइनी इस्लाहात ज़रूरी हैं। बल्कि ये जो तरामीम आई हैं इन तरामीम में बहुत सारी तजावीज़ तो
نور عالم خان صاحب کی ہیں۔ وہ نور عالم خان صاحب JUI کے MNA ہیں، اس سے پہلے تحریک انصاف میں ہوا کرتے تھے۔ وہ ان منحرف اراکین میں شامل تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا دھڑم تختہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر نور عالم خان گزشتہ دور حکومت میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے۔ ابھی بھی اسی قومی اسمبلی میں انہوں نے کافی مسودہ قانون جو ہیں ایز اے پرائیویٹ ممبر جمع کروائے تھے، جن میں یہ تجاویز بھی تھی جوڈیشری میں اصلاحات کے حوالے سے۔ تو وہ تجاویز اس آئینی مسودے کا حصہ ہیں، بہت ساری تجاویز۔ تو نور عالم خان صاحب کا کیا کرنا ہے، یہ مولانا صاحب کو سوچنا چاہیے۔ اور کچھ اور بھی ہیں لوگ جو کہ اس وقت اپنی پارٹی پالیسی جو ہے اس کو درست تسلیم نہیں کرتے یا درست خیال نہیں کرتے، تو ان کا کیا کرنا ہے۔ اور جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف والے تو خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 5 سے 10 MNAs جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کا اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ سچویشن بن جاتی ہے، تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آئینی ترمیم کو ووٹ کرتے ہیں، اور JUI کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کرتے ہیں اور آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ کرتے ہیں، تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا، حکومت کی طرف سے جو پالیسی اپنائی گئی ہے، کیونکہ طاقتوروں کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہر صورت آئینی اصلاحات آئیں گی، اور یہ جو جوڈیشری کے حوالے سے ریفارمز لائی جانی ہیں یہ ضرور کی جائیں گی، اور 25 اکتوبر سے قبل کی جائیں گی۔ کیونکہ اگر 25 اکتوبر کے بعد آپ نے کوئی آئین میں ترمیم لے کے آنی ہے تو پھر اس کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو سہولت کاروں کی بھرمار ہوگی، اور سہولت کار جو ہیں وہ تو پھر آپ کی تمام جو پارلیمانی ایفرٹس ہیں ان کو سبوتاج کر دیں گے۔ وہ تو اس سے پہلے کئی بار پارلیمان کی قانون سازی کے حق کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آئین نے اداروں کو جنم دیا، اور آئین کو جنم دینے والی پارلیمان ہے، یعنی کہ پارلیمان ہی سب کی ماں ہے، وہی بالادست ہے، اور قانون سازی، آئین سازی یہ پارلیمان کا حق ہے، اسے کسی صورت بھی سلب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کے فیصلے ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں یہ مخصوص نشستوں والے کیس میں کیا ہوا؟ 8 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ آج کے دن تک ہوا میں معلق ہے، اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسی بینچ میں شامل 2 جج صاحبان نے 8 ججز کے فیصلے کو آئین سے ماورا بلکہ آئین کو معطل قرار دینا جو ہے وہ ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو ریلیف دیا جاتا ہے جو کہ نہ تو پٹیشنر ہے نہ فریق ہے، تو اسے ریلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی مختلف شقوں کو معطل کر کے یہ ریلیف دے رہے ہیں، اور آئین کو معطل کرنے کی سزا جو ہے وہ ابھی 63A کا جو فیصلہ آیا تھا نظر ثانی والا، اس میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے بتایا گیا۔ اس سے پہلے مظہر عالم میاں خیل صاحب کا جو اضافی نوٹ تھا، یہ جو تحریک عدم اعتماد والا کیس تھا، اس میں بھی موجود ہے کہ آئین کو معطل کرنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے، اور آرٹیکل 6 کے تحت جو سزا ہے وہ تو پھر پھانسی ہے نا۔ اس سے پہلے پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت جو سزا سنائی گئی تھی جسے سپریم کورٹ نے بحال رکھا ہے، ابھی اس نے فیصلہ کیا، یہ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تھا، تو آئین کو معطل کرنے کی سزا جو ہے وہ تو آرٹیکل 6 ہے، اور آئین کو معطل کرنے والا کوئی عام آدمی ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی اسپیکر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، تو سب کے لیے پھر ایک ہی سزا ہے۔ تو کوئی بھی اس سے جو ہے وہ ماورا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کسی قسم کی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے، لیکن اب حکومت جو کرنے جا رہی ہے کہ حکومت نے ایک پرنسپل ڈیسیجن کر لیا ہے کہ یہ آئینی ترامیم ہر صورت ہوں گی۔ جوڈیشری میں ایک سوچ اور ایک مائنڈ سیٹ والے جو جج لا کے بٹھائے گئے تھے، اس پورے پلان کو غیر مؤثر کیا جانا ہے۔ جوڈیشری کو مکمل طور پہ با اختیار اور آزاد اور آئین کے تابع بنانا ہے، اور اس کے لیے یہ جو عدالتی اصلاحات ہیں یہ لازمی کی جائیں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آخری لمحے تک جو ہے رابطہ رکھا جائے گا، انہیں انگیج کیا جائے گا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ان کے لیے بھی ایک سرپرائز ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی ایک سرپرائز جو ہے وہ آ سکتا ہے، جس کے حوالے سے سینئر صحافی صالح ظافر نے اپنی خبر میں اندیا دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آخری حد تک
घी को सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करेगी, और अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यानी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो अरकान असम्बली जिन्हें डी नोटिफाई किया गया है, जिन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डी नोटिफाई किया गया था, और अब नई कानून साजी के बाद स्पीकर साहब ने उनकी बहाली के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिखे हैं। इस हवाले से बड़ा फैसला हो सकता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन उन अरकान असम्बली को स्पीकर के ख़त और कौमी असम्बली की नई कानून साजी को मद्देनज़र रखते हुए बहाल कर सकता है, क्योंकि तमाम हुकूमती जमातों की तरफ से अपने अपने उन अरकान असम्बली जिन्हें डी सीट किया गया था, उन सब को भी इस्लामाबाद तलब किया गया है। वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और आज बड़ा अहम दिन है। आज चूँकि एक तो मुजव्ज़ा मसवदा कानून जो है उसको हतमी शक्ल दी जानी है, फिर उसके अलावा सेनेट का इजलास जो है वो दोपहर 2 बजे तलब किया गया है, उसके बाद शाम 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास है। और जो शेड्यूल सामने आया था इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, उसमें यह बताया गया था कि आइनी तरामीम का जो मसवदा है इससे पहले सेनेट में पेश किया जाएगा, और सेनेट से मंजूरी के बाद ये मसवदा कानून जो है वो कौमी असम्बली में जाएगा, और वहाँ से इसे मंजूर किया जाएगा। यानी कि सेनेट से ये स्टार्ट होगा और कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद इख्तिताम, और फिर सदर ममलिकत के पास जिसने जाना है जहाँ दस्तखत होंगे। आज जुमे का दिन है, और हफ्ते और इतवार को अमूमी तौर पे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो हैं वो कॉल नहीं किए जाते, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल और परसों यानी कि हफ्ते और इतवार वाले दिन भी जारी रहेंगे, और इन 3 दिनों के यानी कि आज जुमा, हफ्ता और इतवार, इन 3 दिनों में मुजव्ज़ा आइनी तरामीम जो हैं इन्हें पास करवाने की कोशिश की जाएगी। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो फिर उसके बाद वो अरकान असम्बली जिन्हें डी सीट किया गया था वो आज खुद बहाल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले हलफ उठा चुके हैं वो सब के सब। उनके बहाल होने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मौजूद होगी, यानी कि ना तो मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, ना तहरीक इंसाफ, ना JUI, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कोई वोट करना चाहे तो रोका नहीं जा सकता, और अगर कोई वोट करेगा तो 63A के फैसले के मुताबिक वो वोट गिनती में शामिल होगा। उसको ना अहल करना है नहीं करना ये बात का मामला है, और ये मामला पार्टी चेयरमैन का इस्तेहकाक है कि उन्होंने फ़ैसला करना है। लेकिन ये सीटें वापस मिलने की सूरत में बहाली हो जाएगी, और फौरी तौर पे जो है आइनी तरामीम पास करवाई जा सकती हैं। अब उसके बाद फिर ये मामला अगर अदालत में जाता है, दोबारा उनके हवाले से कोई फ़ैसला आता है, क्या फ़ैसला आता है वो बात की बात देखा जाएगा। लेकिन जब मामला जो हैं वो सीधे तरीके से हल ना हो तो फिर ऐसे भी जो है वो रास्ते निकाले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जुडिशल रिफॉर्म्स की बेहद ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर ये रिफॉर्म्स ना की जाएँ तो अभी जो कुछ जुडिशरी में हो रहा है 25 अक्टूबर के बाद कई गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ किया जाएगा। बल्कि वो जज साहिबान जो इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में हैं वो ऑफेंसिव आपको नज़र आएंगे, और फिर वो जज आपको बताएंगे कि जुडिशरी की ताकत क्या होती है। अभी तक तो इस कौम ने सिर्फ फौजी जो डिक्टेटरशिप है उसको देखा है, अभी आपने जो जुडिशल कू है उसका नज़ारा नहीं किया। ये तो हल्की फुल्की वो झलकियाँ थी जो आपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में देखी, या कि अभी कभी आपको जो नज़र आती हैं किसी ख़त की सूरत में, कभी किसी रिमार्क्स की सूरत में, कभी किसी धमकी की सूरत में। तो ये अभी ट्रेलर है, अभी फ़िल्म चलना बाकी है। अगर इसे यहीं पे आपने ना रोका तो फिर इस मुल्क में ऐसी तूफ़ानी फ़िल्म चलेगी कि आपके होश उड़ जाएंगे, और आपको अंदाज़ा होगा कि भाई वो फ़ौजी आमर तो ये कुछ नहीं करते थे जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क को जुडिशल इस्लाहात की ज़रूरत है, और फ़ैसला साद ये फ़ैसला कर चुके कि हर सूरत जुडिशल इस्लाहात आएंगी, आइनी तरमीम आएगी। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी की जाएगी। लेकिन आज का दिन इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।